Hello everyone, myself Rohit Mehta. In this video, we are going to talk about risk and its different types. Basically, दो तरह का risk होता है involved. The first one is your systematic risk, and the second one is your unsystematic risk. उसके ऊपर हम लोग भी आएंगे आगे. Before that, we are going to talk about what is risk. The risk of an investment refers to the volatility of its rate of return. बहुत simple example. You invested your money in expectation कि अपने को एक साल बाद 10% का रिटर्न मिलेगा, and due to certain factors रिटर्न 8% मिला. तो वो जो 2% का गैप हुआ ना, वो 2% का रिटर्न में जो आपको माइनस आया, दैट इज व्हाट इज नोन एज रिस्क इन्वॉल्व. लोग हमेशा जब नीचे हो जाता है तो उसको रिस्क कहते हैं. मैं दोनों साइड को रिस्क बोलता हूँ. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 10% एंड यू आर जनरेटिंग 12% ऑफ रिटर्न, पीपल से अच्छा काम किया था, ज्यादा रिटर्न मिल गया, बट देयर कैन बी अ सेकंड एस्पेक्ट फॉर इट. आपने ये एनालिसिस ही नहीं सही किया था कि आपको 10% नहीं 12% का रिटर्न मिल सकता है. तो अगेन दैट इज अ रिस्क, बट पीपल डोंट टॉक अबाउट दैट रिस्क. क्यों? क्योंकि जब आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल होता है और अगर एक्सपेक्टेशन से कम आपको कुछ मिलता है तो हम उसको रिस्क के तौर पे ज्यादा देखना पसंद करते हैं. So the volatility in the returns results in the possibility that the realized return will be less than the return that was expected. That is 8% comparable to 10%. आप जहां 10% एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको 8% मिला. So that is the volatility in the return results. The source of such risk is the failure of dividend or interest and or on the securities price to materialize as expected. आपने डिविडेंड एक्सपेक्ट किया हुआ था कि कंपनी देगी, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, दैट इज अ रिस्क. आपने ये सोचा था कि 10% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिटर्न नहीं जनरेट हो पाया 10% का, दैट इज अ रिस्क. आपने ये सोचा था कि 100 रुपए का शेयर 150 रुपए पहुंच जाएगा एक साल के बाद, लेकिन वो ना पहुंच पाया, दैट इज अ risk. So risk can be categorized in many different aspects. Investment risk is associated with the variability of rate of return. The more variable the return, the more risky is the investment. The standard deviation is the commonly used as a measure of risk. ये आप लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है. In statistics we must have gone through it. Standard deviation is the best tool कहा जाता है जो कि रिस्क को मेजर करता है. From the actual mean आप ये देखते हो कि कितना डेविएशन है रिटर्न का. So when we talk about the variability part, जितना वेरिएबल स्टॉक, जितना वेरिएबिलिटी होगा स्टॉक के रिटर्न में या इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में, हम ये मानते हैं कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा रिस्की है. And for that, standard deviation is one way of calculating the deviation. Risk, जैसा कि मैंने बात किया था, it can be categorized under two basic heads. One is systematic, the other one is unsystematic. So talking about the first one, systematic risk. Systematic risk refers to the portion of risk affecting all the securities at a particular point of time. मतलब कोई भी उससे बच नहीं सकता है. उसका इम्पैक्ट सारी चीजों पे पड़ेगा ही पड़ेगा. किसी पे थोड़ा ज्यादा पड़ सकता है, किसी पे थोड़ा कम पड़ सकता है, बट ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं. That is what is known as systematic risk. It may arise due to economical, political, or sociological factors. These factors cause the prices of almost all the securities to rise and fall. This will also result in the security prices to move in the same direction and the stock market index. मतलब जिधर अपना निफ्टी चल रहा है, जिधर अपना सेंसेक्स चल रहा है, आप देखोगे ये स्टॉक्स के प्राइसेस भी उसी डायरेक्शन में है. अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, यू विल फाइंड स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं. अगर निफ्टी नीचे आ रहा है, यू विल फाइंड स्टॉक्स भी नीचे आ रहा है. जबकि निफ्टी का मूवमेंट बेसिकली डिपेंड करता है स्टॉक्स के मूवमेंट के ऊपर. लेकिन आप देखोगे कि इंडेक्स और सिक्योरिटीज दोनों के प्राइसेस इन टैंडम है, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं. वो पोर्शन जो होता है रिस्क का, उसको हम कहते हैं बेसिकली सिस्टमैटिक रिस्क. they are also known as undiversifiable risk. वो रिस्क जिनसे आप बच नहीं सकते हो, जो आपके बिजनेस को, आपकी कंपनी को इंपैक्ट करेगा ही करेगा. they are basically known as undiversifiable risk. So the elements of systematic risk, there are three basically: market risk, interest rate risk, and purchasing power risk. Coming with the first one, that is market risk. Variability in return on most common stocks that is due to basic sweeping changes in investor expectation is called as market risk.
सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, कोविड की सिचुएशन चल रही है, कोविड-19 की, वी ऑल आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। अभी अचानक से आप देखोगे, कोई अगर एक दवाई की कंपनी ये अनाउंसमेंट बस करती है कि मैंने कोविड-19 की दवा खोज ली है, या वी हैव क्लियर द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ टेस्टिंग, आप देखते हो उस कंपनी के शेयर के प्राइसेस भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स को लगता है अब ये कंपनी भागेगी, जब अगर वो दवा निकाल देगी तो उस कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, जिस कारण से एक अच्छा खासा मार्केट शेयर वो कैप्चर कर सकती है। तो सारे इन्वेस्टर उसमें उस कंपनी के शेयर को बाई करना तेजी से शुरू कर देते हैं। दैट इज द वेरिएबिलिटी इन रिटर्न। व्हाई दिस वेरिएबिलिटी इन रिटर्न इज बेसिकली क्रिएटेड? उसका बहुत बड़ा बेसिक रीजन है कि सारे इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाता है। The basis for the changes in investor expectation may be political, it can be social or economic, it can be economical, जैसा कि अभी उन्होंने बात की। Variability in return may also arise due to market psychology. The emotional reaction of investors may result in security prices to overreact. और बहुत बार यही एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि एक छोटी सी न्यूज, एक छोटी सी अफवाह भी अगर फैलती है मार्केट में, तो इंसान का दिमाग ऐसा है, एक ह्यूमन बीइंग का दिमाग जो आज से 20 साल पहले चलता था ना प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, तो आज भी वैसे ही काम करता है, आने वाले 100 साल के सही काम करेगा। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। तो वहां पे इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए आप देखोगे एल्गोरिदम्स और इस तरह की बहुत सारी टर्मिनल्स क्रिएट किए जा रहे हैं जो ह्यूमन माइंड को रीड करने की कोशिश करती है, साइकोलॉजी को रीड करने की कोशिश करती है, और ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर्स को अंजाम देना शुरू कर चुकी है। दैट इज हाईटेक पार्ट वी आर कमिंग ऑन। सो ये ऑटोमेटिकली होता रहता है। वेरिएबिलिटी इन रिटर्न अपने आप आ सकता है ड्यू टू मार्केट साइकोलॉजी। देन कम्स इंटरेस्ट रेट रिस्क। The variation in return caused by the fluctuation in the general level of interest rate is referred to as interest rate risk. ये जो एक definition है, basically होता क्या है? As the interest rate goes up, the market price of existing fixed income securities falls and vice versa. क्यों? उसका reason क्या है? The reason is the root cause for this fluctuation is that as the rate of interest on government securities rises or falls, the rate of return demanded on other alternative investments such as bond and equity share rises or falls. जब एक प्लेटफॉर्म में आपको इंटरेस्ट कम मिलने लगता है, तो आप क्या करते हो, अपना इन्वेस्टमेंट वहां से निकालते हो और दूसरे ऑल्टरनेटिव में आप पैसा लगाना शुरू करते हो। इट इज समथिंग लाइक अ पेंडुलम। अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज में रिटर्न कम मिल रहा है, तो आप इसमें से पैसा विड्रॉ करोगे और इसमें डालोगे। जब इसमें आप इन्वेस्ट करोगे और इसमें बायर्स आएंगे, इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बोथ द बायर्स द प्राइसेस गो अप, एकदम सेम कंसेप्ट है। यहाँ की चीजें ऊपर बढ़ेंगी, तो दैट पेंडुलम मूव्स अप्स एंड डाउन्स। तो इंटरेस्ट रेट जब भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है अदर इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर भी। While the changes in the interest rate have a direct impact on the prices of the bond, they affect equity prices indirectly. We are talking about gold right now, crossing 50,000. So much of dilemma in stock market. Companies की हालत खराब है पिछले 3 महीने लॉकडाउन की वजह से। Still stock prices are surging. They are making a level, एक लेवल पे अपने आप को मार्कअप किए हुए हैं, बहुत नीचे नहीं जा रहा है। And we are seeing alternative investment coming in gold. तेजी से गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। आप सोचो इतना सारा chaos है, still gold prices are crossing 50,000 rupees in India. So there are link-ups. हर एक, चाहे वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो, डिवेंचर्स हो, इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, गोल्ड हो गया, इवन योर क्रूड ऑयल, योर कमोडिटी मार्केट, सारा एक दूसरे के साथ लिंकअप किया हुआ है। सो कहीं एक का इम्पैक्ट आप देखोगे, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द इम्पैक्ट इज ऑन अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो। देन कम्स द इंपॉर्टेंट वन, परचेजिंग पावर रिस्क, जिसको हम दूसरे टर्म में इन्फ्लेशन रिस्क भी बोलते हैं। व्हाट इज परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन रिस्क? पहला चीज, इन्फ्लेशन होता क्या है? राइज इन दी एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ एनी ऑफ दी आइटम्स, और बहुत तेजी से बढ़ जाना। दैट इज व्हाट इज इन्फ्लेशन इज। परचेजिंग पावर क्या है? जब एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, एक पर्टिकुलर टॉफी पहले 1 रुपए में 4 पीस मिलती थी, आज वही टॉफी उतने ही ग्राम में आपको 1 रुपए की 1 पीस मिल रही है। तो मतलब आपकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है। दैट इज व्हाट इज नोन एज परचेजिंग पावर रिस्क।
So purchasing power risk is the uncertainty of the purchasing power of money to be received. कितना मिलेगा? It refers to the impact of inflation or deflation on an investment. ज्यादातर जब हम लोग बात करते हैं purchasing power risk का, तो we more of a time we identify it with inflation. We don't identify it with the deflation proportion. So prices का decline होना you will find very rare in nature. मतलब इंडिया में आई हैवंट सीन, मुझे ध्यान भी नहीं है कि पिछले 20 सालों में ऐसा कोई आइटम रहा हो जो कि बहुत तेजी से जिसकी प्राइसेस नीचे चली गई हैं. इट इज वेरी रेयर इन नेचर. तो जनरली हम लोग परचेजिंग पावर की रिस्क की बात करते हैं तो वी टेंड टू लिंक इट अप विद द इन्फ्लेशन पावर. चेक कैसे किया जाता है? देयर आर टू वेरी सिंपल इंडेक्सेस. वन इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन. इसके थ्रू आप इन्फ्लेशन के रेट्स को तय करते हो कि क्या इन्फ्लेशन चल रहा है कंट्री के अंदर. देन कम्स द सेकंड पार्ट. अच्छा, इसमें एक चीज मैंने बताना आपको भूल गया. व्हेन वी टॉक अबाउट सिस्टमैटिक रिस्क, आपने एक चीज मेरे मुंह से सुनी होगी बीटा बहुत बार. सिस्टमैटिक रिस्क इज आल्सो टर्म्ड एज बीटा. जो आप बोलते हैं ना कि इंडेक्स किधर जा रहा है और स्टॉक के प्राइस किधर जा रहे हैं, उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन को जो हम कैलकुलेट करते हैं, वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग थ्रू बीटा. सो वी विल बी कमिंग ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आगे इन फॉर द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट. तो उसमें हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे. अनसिस्टमैटिक रिस्क is that portion of total risk that is unique to a firm or an industry above and beyond the systematic risk. मतलब वो proportion risk का जो कि systematic risk के अलावा एक particular industry, एक particular firm को impact करता है. जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल की बात करता हूँ. when we talk about, जब भी हम लोग बात करते हैं ना कि मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आता है, सबसे पहला सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन सा इम्पैक्ट करता है? दैट इज बैंक. बैंक की वजह से जो अगला इंपैक्ट होता है वो आता है ऑटोमोबाइल्स. ये सब सेगमेंट्स हैं, ठीक है. सो अनसिस्टमैटिक रिस्क इज दैट पोर्शन ऑफ द टोटल रिस्क दैट इज यूनिक टू अ फर्म और इंडस्ट्री. अचानक से न्यूज आती है, गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाती है कि बाहर से आने वाला जो इंपोर्ट है अपना टेक्सटाइल्स का धागे, उसके ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दी जाएंगी. अब क्या होगा उसका इम्पैक्ट? जितनी भी इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जिससे भी इससे रिलेटेड फर्म्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. बिकॉज द मटेरियल इज गोइंग टू बी कॉस्टलियर फॉर देम, सो द आउटपुट इज गोइंग टू बी कॉस्टलियर फॉर देम. सो meeting of the competitiveness of the market is going to be very tough. So that particular portion of the total risk is known as unsystematic risk. It is also referred to as diversifiable risk. वो risk जिसको आप चाहो तो minimize कर सकते हो या कोशिश करके उसके impact को भी खत्म किया जा सकता है. The two major elements of unsystematic risk are business risk and financial risk. बात करते हैं इसके ऊपर. What is business risk? Business risk arises due to variation in the operating income and the dividends. Factors such as management capability, consumer preferences, competition, labor strikes, etc., which causes business risk. ये सारे factors जो आप देख रहे हो, management की capability अच्छी होगी, खराब होगी, खुद आप decide करते हो. Consumer का preference, research होते हैं उसके ऊपर, जिसके थ्रू आप ये decide करते हो कि इस product को कहाँ पे launch करना है. Who are your competitors? ये आप तय करते हो through different research part. Labor strikes, ये HR का काम होता है कोशिश करना कि लेबर स्ट्राइक्स ना हो और एक स्मूथ काम चलता रहे. आप ये सब देख रहे हो, ये सब ऐसे रिस्क हैं जो कि आपके कंट्रोल में है. आप चाहो तो इसको बेहतर बना के आप अपने काम को अच्छे से करवा सकते हो. When we talk about business risk, again it is classified into two broad categories. One is internal and other one is external. Internal business risk is associated with the efficiency with the firm conducts its business. आपका लेबर क्लास कैसा है, आपका मिडिल लेवल मैनेजर कैसा है, what are the technological things you are basically using, आपका रॉ मटेरियल कैसा है, ये जितनी भी चीजें आपकी आती हैं ना, ये आपके इंटरनल बिजनेस से एसोसिएट करते हैं. देन एक्सटर्नल बिजनेस इज एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद व्हिच अ फर्म हैज टू ऑपरेट. उसके अलावा आप किस जगह पे ऑपरेट कर रहे हो, आपका सराउंडिंग कैसा है, वहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, क्या सपोर्ट आपको वहाँ के लोकल गवर्नमेंट या लोकल पार्टीज की तरफ से मिल रहा है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसा अवेलेबल है, कम्युनिकेशन कैसा अवेलेबल है. ये सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है. दे आर बेसिकली एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क. अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं है, सही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है, तो आप वैसे जगह पे काम करना, अपने फैक्ट्री को सेटअप करना पसंद नहीं करोगे.
The external factors may be the cost of capital, the business cycle, the demographic factors, government policies, economic factors, monetary and credit policies, legal factors, and so on. And the last part in this, that is financial risk, the way in which a company finances its activities influences the return to the equity shareholders. This can be ascertained from the capital structure of the firm. आप लोगों ने पढ़ा होगा net income approach, net operating income approach, MM approach. ये सब क्या है? ये सब capital structure के theories हैं. यहाँ पे आपने देखा कि debt capital को add on करने से what benefits it provides to the shareholder. हम लोग कहते हैं ना, आज भी ये एक माना जाता है, एक नया ट्रेंड आ गया है मार्केट के अंदर कि लोग कहते हैं अपने पैसे से बिजनेस ना किया जाए. अपना पैसा लगना जरूरी है, जिसको कहते हैं इक्विटी कैपिटल जरूरी होता है, बट स्टिल बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस और ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिकली इन्वेस्टिंग 20% 30%, बाकी वो मार्केट से लोन उठाते हैं. तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पे बिजनेस करना ज्यादा सेफर माना जाता है, ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो फ्यूचर में, बिकॉज इन दिस करंट एरा द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी ह्यूज. अब ये नहीं है कि 10,000 से आप एक दुकान खोल सकते हो, 1 लाख से आप एक दुकान खोल सकते हो. इट्स नॉट दैट इजी. आपको ही पता है, छोटा सा शॉप खोलने के लिए, किराना का दुकान भी अगर आपको खोलना होगा, so it requires huge amount of money. So that is why आपको ये ध्यान रखना है कि वैसे ऑल्टरनेटिव्स को चूज किया जाए जहां से आप अपने शेयर होल्डर के रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सको. The use of debt finance creates payment of fixed interest and net it affects the residual profit available to the equity shareholders. तो हम लोग कहते हैं ना कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा अगर आपने पैसा रेज किया तो आपको ये पता है कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको उनको पेमेंट कर देना, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट पोर्शन. बाकी जो भी आप उससे कमाओगे, उस पैसे से बनाओगे, वो सारा किसके लिए होगा? दैट इज बेसिकली फॉर द इक्विटी शेयरहोल्डर्स. द यूज ऑफ डेब्ट कैपिटल कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज, आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, increases the variability of equity returns, affects the expectation of return by the equity shareholders and increases their risk. जब हम लोग बात करते हैं डेब्ट कैपिटल की, डेफिनेटली इट इज बेनिफिशियल टिल द टाइम आपका EBIT उसको कवर अप कर रहा है. अगर EBIT कम है और आपका इंटरेस्ट पेमेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाता है, देन इट बिकम्स अ रिस्की एवेन्यू. सो इसीलिए कहा जाता है कि डेब्ट उतना ही ऐड करना चाहिए जिसके इंटरेस्ट प्रोपोर्शन को आप रेगुलर बेसिस पे मीट आउट कर सको. That is all. Systematic, unsystematic, market risk, inflation और purchasing power risk, फिर आपका आता है business risk and financial risk, unsystematic category के अंदर. So यही सब चीजों को आपको मैच करना है. जो टोटल रिस्क की हम लोग बात करते हैं, टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क. So thank you from my side. Thank you for watching. Bye bye.